अस्सलाम वालेकुम। क्या रीज़न्स होती हैं प्रोटेस्ट की और लॉन्ग मार्च की दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर? क्या ये एक सडन स्टेप होता है या सोसाइटी के अंदर एक फ्रैक्शन, एक ग्रुप इस प्रोटेस्ट और लॉन्ग मार्च करने के लिए लोगों को तैयार कर रहा होता है? मेरी नज़र में ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो स्लो स्लो अपना मोमेंटम पकड़ता है, और जब ओपोजिशन पार्टीज़ की डिमांड्स मुतालबात पूरे नहीं होते तो वो एक अल्टीमेटम देती है, टाइम पीरियड देती है, और उसके बाद वो रोड्स पे निकलती है रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट। याद रखें, मैं बात कर रहा हूँ रूलिंग गवर्नमेंट और ओपोजिशन, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में कभी कोई सिविल सोसाइटी से बंदा निकला ही नहीं है प्रोटेस्ट के लिए, लॉन्ग मार्च के लिए, जो इन दोनों को लीड करे। आई ऑलवेज सेड कि आई एम अ प्रो प्रोटेस्ट पर्सन, मैं प्रोटेस्ट के हक में हूँ, पर वो प्रोटेस्ट को लीड करने वाला एक सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाला हो, तभी मैं कहूँगा कि वो प्रोटेस्ट एक जेन्युइन प्रोटेस्ट है। और उस लीड करने वाले सिविल सोसाइटी की डिमांड्स भी ऐसी होनी चाहिए जो बात करे करप्शन के ख़ात्मे की, क्रिटिसाइज़ करे मुल्क की पॉलिसीज़ को, बात करे रिफॉर्म्स को, बात करे एग्रीकल्चर टैक्स की, बात करे महंगाई की, अनएम्प्लॉयमेंट की, पॉवर्टी की, एक पुअर क्लास के लिए बेसिक नीड की, प्योर डेमोक्रेसी के लिए उठे, लैंड लॉर्ड के कॉन्सेप्ट को ख़त्म करने के लिए उठे। पर सिविल सोसाइटी को पॉलिटिकल पार्टीज़ कभी उठने ही नहीं देती, और हम जाहिल अवाम इन्हीं एलीट पॉलिटिकल पर्सनस को सपोर्ट कर रहे होते हैं, इन्हीं के धरनों में जाके, इन्हीं के जलसे जुलूसों में जाकर, जिनको एक आम आवाम से मतलब नहीं होता। वो सिर्फ हमारे कंधे पे रखकर बंदूक चलाना जानते हैं। और वो रोड्स पे क्यों निकलते हैं? क्योंकि वो ओपोजिशन में होते हैं, वो रूलिंग गवर्नमेंट में नहीं होते। अगर वही लोग रूलिंग गवर्नमेंट में आ जाएं तो वो कभी हमारी बात नहीं सुनेंगे। मैं आपको दुनिया के अंदर होने वाली प्रोटेस्ट का हवाला भी आखिर में दूंगा कि कहाँ कहाँ एक जेन्युइन प्रोटेस्ट हुई और उस प्रोटेस्ट को लीड करने वाले लोग कौन थे। मैं वकार ज़का की टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान को सपोर्ट भी इसीलिए करता हूँ कि वो एक सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा है, और वो हमेशा पाकिस्तान की बेहतरी के लिए उसने आवाज़ उठाई है। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड नहीं है, और आपको भी अब अपनी डिमांड्स के लिए इन पॉलिटिकल पार्टीज से निकलना पड़ेगा और एक सिविल सोसाइटी को सपोर्ट करना होगा, चाहे उस सिविल सोसाइटी को आप लीड करें या कोई और सिविल सोसाइटी का पर्सन लीड कर रहा हो। दुनिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर जब भी प्रोटेस्ट होती हैं तो प्रोटेस्ट और लॉन्ग मार्च की दो वजूहात होती हैं। एक इकोनॉमिकल रीज़न, जब मुआशी हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हों, महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो रही हो और करप्शन काफ़ी ज़्यादा हो। दूसरी है पॉलिटिकल फ्रीडम। इसकी एग्जांपल देखी जाए तो कश्मीर इंडिया के साथ नहीं रहना चाहता, कैटलोनिया स्पेन के साथ नहीं रहना चाहता, हांगकांग चाइना के साथ नहीं रहना चाहता। ये सारी पॉलिटिकल फ्रीडम्स में आ जाएंगी। पर आज के लेक्चर में मैं आपको एग्जांपल दूंगा इकोनॉमिकल प्रोटेस्ट की, किस ममालिक के अंदर इकोनॉमिकल प्रोटेस्ट हुई और उसकी कॉज क्या थी, और उसको लीड करने वाले लोग क्या सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते थे या नहीं, या वो एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे। चिली वो मुल्क है जिसका जीडीपी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और साउथ अमेरिका के इकोनॉमिस्ट उसको एज आ एग्जाम्पल लेते हैं। लेकिन 2019 में चिली के अंदर बसेस का किराया 30% 30 पैसा महंगा हो गया, और वहाँ की जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास थी वो रोड्स पे निकल आए। उनके लिए 30 पैसा इतनी बड़ी रकम नहीं थी, पर उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन था जो काफ़ी टाइम से था, और उसको निकालने के लिए उन्होंने बेस रखा उस 30 पैसे को। क्यों? क्योंकि चिली वो मुल्क है जिसके अंदर 33% से पॉवर्टी को रिड्यूस करके 6% पे लाया गया। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा हुई, लेकिन उसके साथ ही साथ इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी। अमीर अमीर से अमीर तर होता गया, गरीब गरीब से गरीब तर होता गया। मिडिल क्लास भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुई, लेकिन जो लोअर क्लास थी उसके अंदर एक जो फ्रस्ट्रेशन थी वो थी, क्योंकि वो बेसिक नीड्स से भी महरूम थी, हेल्थ, फूड, शेल्टर। और जब वो पुअर क्लास एक सिविल सोसाइटी रोड पे निकली तो गवर्नमेंट ने अपना स्टेप
30 पैसे का बाहर वापस ले लिया। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चिली जैसा मुल्क जिसकी जीडीपी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, साउथ अमेरिका के इकनॉमिस्ट उसको एज अ एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन वो फिर भी एक तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है। किसी भी मुल्क की तरक्की की ज़मानत उसकी जीडीपी नहीं होती। इंडिया हमेशा से इसी बात पे खुश होता रहा कि हमारा जीडीपी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पर वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज़्यादा है, पॉवर्टी कितनी ज़्यादा है। और सेम सिचुएशन अभी पाकिस्तान के अंदर भी है कि पाकिस्तान का जीडीपी तो अच्छा हो रहा है, लेकिन वहाँ पे इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है, पुअर क्लास बेसिक नीड से भी महरूम है, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही, करप्शन इंतहाई है। तो हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान अब तरक्की की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक जीडीपी किसी भी मुल्क की तरक्की की ज़मानत नहीं होती। दूसरी तरफ एग्जाम्पल देखा जाए लिबनान के अंदर व्हाट्सएप ऑडियो और वीडियो कॉल पर टैक्स लगा दिया गया वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से। वहाँ की यूथ को ये एक्सेप्टेबल नहीं था और तमाम यूथ वहाँ की रोड्स पे निकली और उन्होंने प्रोटेस्ट का ऐलान किया और आखिर में गवर्नमेंट ने जो व्हाट्सएप टैक्स था उसको वापस हटाने की बात कर दी। ये थी एक सिविल सोसाइटी जिसके लोग नहीं, वहाँ के स्टूडेंट्स रोड पे निकले एक साथ होके, जिनको किसी पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत नहीं थी सपोर्ट के लिए। इक्वेडर एक और मुल्क है जहाँ पे पेट्रोल की प्राइस राइज होने पे, बढ़ने पे वहाँ की आवाम रोड पे निकली। आखिर में वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने वो स्टेप वापस भी ले लिया। पर इक्वेडोर की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान से मिलती है, क्योंकि इक्वाडोर की इकोनॉमी को भी कंट्रोल करने वाली आईएमएफ ही है और पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने वाली आईएमएफ ही है। अगर इस बात को आप ज़्यादा डिटेल से समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक बुक का रेफरेंस दूंगा, इकोनॉमिक हिट में। इसके अंदर बताया गया है कि कैसे आईएमएफ इनडायरेक्टली दूसरे मुल्क को कंट्रोल करती है। और पाकिस्तान में भी आपको ये सिचुएशन मिल रही होगी, देखने को मिल रही होगी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को हम लोग किसके तहत चला रहे हैं, आईएमएफ के तहत। तो आज की वीडियो का मेरा मकसद यही था कि क्यों एक सिविल सोसाइटी की तरफ से कोई भी शख्स प्रोटेस्ट और लॉन्ग मार्च नहीं करता पाकिस्तान के अंदर, या क्यों एक सिविल सोसाइटी इस प्रोटेस्ट को लीड नहीं करती। क्यों हमें हमेशा सहारा लेना पड़ता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का ही अपनी डिमांड्स के लिए, जबकि असूलन बात तो ये होनी चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज़, चाहे वो ओपोजिशन हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, उनको अपनी डिमांड्स के लिए हमारा सहारा लेना चाहिए। तो इसका सलूशन ये है कि अगर कोई भी शख्स सिविल सोसाइटी को लीड नहीं कर सकता तो कम से कम वो सिविल सोसाइटी को अगर कोई लीड कर रहा है तो उसको सपोर्ट ज़रूर करे। जैसे कि टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान को लीड करने वाले कौन है, वकार ज़का, एक सिविल सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, हमेशा पाकिस्तान की बेहतरी के लिए उठते हैं, पाकिस्तान के राइट के लिए उठते हैं। कोई भी अगर ख़त्म नबूवत की बात आए तो वो स्टेप लेते हैं, वो प्रोटेस्ट उठाते हैं। एजुकेशनल रिफॉर्म्स की बात आए तो वही उठते हैं। तो होप सो आज का लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, काफ़ी कुछ आपको नए कंट्रीज़ की सिविल सोसाइटी के बारे में जानने को मौका मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, रियली अप्रिशिएट योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।